सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इंडिया ईयरबुक की अब हम समरी कर रहे हैं। वी विल बी डूइंग टुडे चैप्टर 21 विच इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट वाला जो टॉपिक है वो ज़्यादातर जगह पे अच्छे से नहीं दिया रहता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको यहाँ से कर लें। इससे रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वी आर ऑलरेडी कवरिंग, जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एक और बात, इंडिया ईयरबुक से आपको मैं कई बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, यू नो दिस ऑल्सो, अभी तक तो याद भी हो गया होगा। इंडिया ईयरबुक से हर साल यूपीएससी सवाल बनाता है। 24 में भी सवाल बनाया था उसने, 30+ मार्क्स के थे, एंड लास्ट ईयर भी बनाए थे सवाल। और मैं क्यों आपको हर वीडियो में ये बात पहले बोलता हूँ, एक ही रीजन है, ताकि आप इंडिया ईयरबुक को सीरियसली लें। सीधी सी बात है, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक इंडिया ईयरबुक में पढ़ी है, एक बात बताना कहाँ पे है इतनी सारी कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन? एक ही जगह पे, दैट इज द इंडिया ईयरबुक। और ये गवर्नमेंट का एक सोर्स है, गवर्नमेंट का एक ऑथेंटिक सोर्स है, गवर्नमेंट की चीज़ों के लिए एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाला सोर्स है, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, इसलिए यूपीएससी यहाँ से सवाल बनाता है। ये कर रहे हैं हम इसकी समरी से, क्योंकि इनकी बुक तो बहुत बड़ी है। सो दिस इज द थिंग। एंड अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो इस बुक को आप कंसिडर कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर आए हुए, एंड यहाँ से आप प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। एंड एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो न्यू एनसीईआरटी से बनाए हुए ये शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी के, ये आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो 178 पेजेस में ही है केवल इंडिया ईयर बुक जो हमने बनाई है, एंड द ओरिजिनल बुक हैज़ दिस नंबर ऑफ पेजेस, और उसमें से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंटेंट है। सो दैट इज़ वाई दिस सीरीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 21, दैट इज द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। एंड टुडे मतलब अगर आप देखोगे तो हम कंप्लीशन के पास पहुंच रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप मेरे साथ सिंसियरली डे 1 से इन वीडियोज को देख रहे हैं। सो दिस इज द टाइम दैट वी गो फॉर द ट्रांसपोर्ट वाला सेक्शन। लेट मी टेक इट यू टू द चैप्टर। हियर इट इज चैप्टर नंबर 21, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब इधर से उधर लेके जाना, सिंपल सी बात है। सो वी नीड सम मोड्स। व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? एक तो है रेलवे, छुक छुक करती गाड़ी, रोड्स, कोस्टल शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट। सो किस मिनिस्ट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, दैट इज फॉर द शिपिंग इंडस्ट्री, एंड देन यू हैव द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सो दीज मिनिस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एक्सेप्ट रेलवेज एंड सिविल एविएशन। इंडियन रेलवेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंडियन रेलवेज, सो इंडियन रेलवे दैट इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर्स एंड द फ्रेट। एक जगह से दूर तक जाना है अगर आपको, एयरलाइंस महंगी हैं, इतने लोगों को वो लेके भी नहीं जा सकते। अगर सारे लोग सोचे ना कि एयरलाइन में बैठ जाएंगे, अगर सारे लोग रेलवे की जगह एयरलाइन में बैठने लगे, एयरलाइन नहीं बैठा पाएगी, उतनी इसकी कैपेसिटी ही नहीं है। सो रेलवे काम आती है यहाँ पे। So Indian Railway is the principal mode of transport for passengers and freight. तो historical development थोड़ा बहुत, तो पहली जो आपकी रेलवे रन की थी that ran in 1853. Route is from Mumbai to Thane. Distance is 34 kilometer. Then about the railway zones. So Indian Railway this divided into 17 zones including Metro Railway Kolkata. अब इन जोनल रेलवेज के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट एंड रिमेंबर इट बाय हार्ट। ये इस पे सवाल कभी भी बन जाएगा, मैच द फॉलोइंग बनेगा, बोलेगा सेंट्रल जो रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ईस्टर्न का कहाँ पे, और किसी में एक गलती कर देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। देखो यूपीएससी में कुछ आते हैं कॉन्सेप्ट्स से सवाल आते हैं, बट कई बार वो ऐसे फैक्ट्स पूछ लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स, और हमें समझ में नहीं आता, हम बोलने लगते हैं कि भाई बड़ा रैंडम सवाल है। इस टाइप के सवाल के लिए ये एक अच्छा सोर्स है। अब आते हैं रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं। नाउ 99% ऑफ द ब्रॉड गेज नेटवर्क हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड। नाउ व्हाट इज गेज? ये वर्ड आप अक्सर पढ़ते हो कि रेलवे में गेज का क्या मतलब है। देखो जो आपकी जो रेल होती है, ठीक है, जो ट्रैक्स होते हैं, रेलवे के ट्रैक्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द रेल्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज द गेज। सो सिंपल वर्ड्स में क्या कहें तो गेज इज द गैप बिटवीन इनर साइड ऑफ द टू रेल्स ऑन विच द ट्रेन रन्स। तो इनर साइड में जो डिस्टेंस है दैट इज द गेज। अलग अलग गेज का मतलब है कि देर आर द डिफरेंट ट्रैक विड्थ्स। सो अगर मैं इंडिया में रेलवे गेज की बात करूं तो हमारे पास 3 टाइप के हैं। एक है नैरो गेज, एक है आपका मीटर गेज, एक है ब्रॉड गेज। सो नैरो गेज की बात करें तो अगर इसके बीच का मतलब गैप, जो 2 रेल्स के बीच में गैप है, जो ट्रैक के बीच में गैप है, दैट इज 762 mm और 610 mm। तो ये नॉर्मली हिली और लेस पॉपुलेटेड एरियाज में यूज होते हैं, एंड नॉर्मली टॉय ट्रेन्स के लिए यूज होता है।
फिर आती है मीटर गेज की बारी। मीटर गेज का सीधा सा मतलब है कि इन रेल्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। पहले ये बहुत सारे एरियाज में हुआ था, नाउ मोस्टली इट इज कन्वर्टेड इनटू द ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का मतलब क्या है, ये मोस्ट कॉमन है इंडिया में इस टाइम पे, दैट द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज 1676 mm, दैट इज 1.676 मीटर। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन गेज इन इंडिया। ये हाई स्पीड और हैवी ट्रेन के लिए यूज होता है, जैसे कि आपकी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन इसी पे चलती हैं। ज्यादातर जो भी गेज है वो ब्रॉड गेज अब इस टाइम पे इंडिया में है। सो टोटल इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, यूनिगेज सिस्टम। यूनिगेज में बेसिकली हम ब्रॉड गेज की तरफ जा रहे हैं। ब्रॉड गेज इसलिए हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी करने में हेल्प करता है, ज्यादा गुड्स को लेकर जा सकते हैं, स्पीड भी हम हाई रख सकते हैं, ज्यादा स्टेबल है और मॉडर्न ट्रेन के लिए ज्यादा सुटेबल है। सो दिस इज द थिंग। So we have electrified the track length, that about 47,000 kilometer has been electrified. So this supports India's commitment to net zero emission by 2070 and Panchamitra climate goals. So you should be knowing what exactly is Panchamitra goals. What about this net zero emission by 2070? I hope आपने इस चीज़ अभी तक पढ़ रखी होंगी. Then you have the freight transport growth. तो इंडियन रेलवे की बात करूं, ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेट कैरियर है ग्लोबली। ऑब्वियस सी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेट ये कैरी करता है। And there is the modal shift from road to rail. So this saves 143 million ton of carbon dioxide emission. This is equivalent to planting 121 crore trees. So rail transport emits 90% less carbon dioxide than road transport, and that is why rail transport को definitely हमें support और promote करना चाहिए। फिर बारी आती है अमृत भारत स्टेशन स्कीम की। So 1324 stations they have been identified for redevelopment. Focus areas is passengers amenities like this, accessibility, cleanliness, information system, promotion of local products through one station, one product initiative. Then कुछ नई ट्रेन्स हैं, like you have the अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस क्या है, ये बेसिकली लेकिन नॉन एसी ट्रेन है, एंड दिस इज द अफोर्डेबल ट्रेन फॉर दी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। अब नॉन एसी ट्रेन है तो ऑब्वियस सी बात है गरीब जनता के लिए होगी। देन यू हैव दी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ये सेमी हाई स्पीड प्रीमियम ट्रेन है जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज हैं। तो यहाँ पे एसी होगा, ये नॉन एसी ट्रेन है, ठीक है। देन यू हैव दी भारत गौरव ट्रेन्स। तो भारत गौरव ट्रेन्स ये स्पेशल थीमेटिक बेस्ड टूरिस्ट ट्रेन्स हैं विच वॉज स्टार्टेड बाय इंडियन रेलवे टू प्रमोट द टूरिज्म एंड इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये ट्रेन टूरिस्ट को these trains take tourists to important religious and historical places across India in one planned journey. Example of Bharat Gaurav trains is like Ramayan circuit, ट्रेन्स बुद्धिस्ट सर्किट के लिए, चार धाम यात्रा की बात कर लेते हैं, ज्योतिर्लिंग दर्शन, हेरिटेज टूर्स एक्सेट्रा। देन यू हैव द रेल कनेक्टिविटी टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, वी हैव द उधम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। द लेंथ इज 272 किलोमीटर ऑल weather rail corridor and this provides the seamless connectivity between Kashmir Valley and the rest of India. इंजीनियरिंग फीचर्स की मैं बात कर लूँ तो वी हैव दी 943 ब्रिजेस इंक्लूडिंग चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज की खास बात यह है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है ये, रियासी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में। रेल लाइन इज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। देन यू हैव अंजी खाड़ केबल स्टेड ब्रिज, ये जम्मू कश्मीर में है चेनाब रिवर पे। देन यू हैव द T50 टनल। सो T50 ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है इंडिया में इन जम्मू कश्मीर। ये कनेक्ट करता है उधमपुर, कटरा, श्रीनगर एंड बारामूला। सो ये रिड्यूस करता है ट्रेवल टाइम बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर टू अबाउट 3 आवर्स। देन बात कर लेते हैं हाई टेक्नोलॉजी ट्रेन्स की इंडिया में। सो वी हैव दी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो 2019 में पहली बार लॉन्च कहाँ पे हुई थी, दैट्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दिल्ली एंड वाराणसी। Then you have the hydrogen power trains. These are the zero emission they are based upon the zero emission technology. क्योंकि हाइड्रोजन पावर्ड से, अगर हाइड्रोजन से पावर ट्रेन्स होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन का कंबसन होगा, हाइड्रोजन प्लस O2 दैट बिकम्स H2O, यही तो होगा। तो पॉल्यूशन कहाँ हुआ, तो प्लान रूट इज जिंद टू सोनीपत इन हरियाणा। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब पता होना चाहिए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन। अब आते हैं थोड़ा सा रोड नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। रोड नेटवर्क के बारे में, सो वी डू हैव 63.45 लाख किलोमीटर रोड्स एंड वी आवर रोड नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। तो क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे कि सबसे बड़ा रोड नेटवर्क किधर है, वेयर, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। सेम वे रेलवे नेटवर्क की बात करें तो सबसे लंबी रेलवे कहाँ पे है और इंडिया का कौन सा पोजीशन है, इंडिया पोजीशन एंड लॉन्गेस्ट वन, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपके लिए होमवर्क है, वीडियो पॉज करके बताओ मुझे, ठीक है।
देन यू हैव द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे दैट इज मोर देन 1.46 लाख किलोमीटर. नेशनल हाईवे की बात करें तो दिस कवर्स अबाउट 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क. दिस कैरीज अबाउट 40% ऑफ द टोटल रोड ट्रैफिक. Now national highways are under Ministry of Road Transport and Highway and other roads are under the state government. Then you have the Vision 2047 master plan. So they improvise high speed corridor density, they increase the average travel speed. Target की मैं बात करूँ so this connects 98% of the India's population within 100 km of high speed corridor by 2047. Data source used is GST network, toll data, traffic surveys and the PM Gati Shakti platform. Then you have the Bharatmala Pariyojana. So this was launched in 2017. This is the largest infrastructure program in India. ऑब्जेक्टिव है कि हमें 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स बनाने हैं, 580 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करना है एंड देयर शुड बी शिफ्ट टुवर्ड्स कॉरिडोर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. फिर आती है पर्वतमाला योजना दैट इज द नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये 2022-23 में लॉन्च हुआ था. ऑब्जेक्टिव सिंपल था, टू इम्प्रूव the last mile connectivity in hilly regions, to promote the tourism and to enhance passenger convenience. This is implemented by National Highway Logistic Management Limited as the ropeway is an alternative mobility solution in difficult terrains. फिर आते हैं सिप रिसाइकलिंग. देखो सिप को रिसाइकिल करने की जरूरत क्या है. देखो जब सिप का अपना एक जो टाइम पीरियड होता है ओवर हो जाता है, ठीक है, एक्सपायरी डेट आ जाती है, तब भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूजेबल होती हैं, बहुत वैल्यू होती है उसकी. तो हम क्या करते हैं, सिप रिसाइकिल करते हैं. सिप ब्रेक भी करेंगे तो हम उसके बाद उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो निकालेंगे, रीयूज करेंगे. तो वी डू हैव अ मेजर सिप रिसाइकिलिंग फैसिलिटी अलंग यार्ड इन गुजरात. ये लार्जेस्ट सिप रिसाइकिलिंग यार्ड है वर्ल्ड का. तो अगर कभी सवाल पूछ ले कि वेयर इज द लार्जेस्ट सिप रिसाइकिलिंग यार्ड इन द वर्ल्ड, दैट इज इन गुजरात अलंग सोशिया यार्ड. Then you have the international convention indexed to the Hong Kong International Convention for Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in 2019. Convention came into force in July 2025. फिर आती है आपकी सागरमाला प्रोग्राम. सागरमाला प्रोग्राम दिस प्रमोट्स द पोर्ट-लेड डेवलपमेंट. दिस यूटिलाइजेज द इंडियाज लॉन्ग कोस्टलाइन एंड वाटरवेज. फोकस एरिया इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट, इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कोस्टल कम्युनिटीज. फिर आते हैं नेशनल वाटरवेज. नेशनल वाटरवेज दे आर डिक्लेयर्ड अंडर द नेशनल वाटरवे एक्ट. टोटल वाटरवे कितने, 111. टोटल लेंथ इतनी. ऑब्जेक्टिव है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, घुमा फिरा के वाटरवे डेवलप करने हैं. तो आपको एटलीस्ट नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो पता होना चाहिए किस रिवर पे है और क्या कनेक्ट करता है. घुमा फिरा के मुद्दे की बात इतनी है, ठीक है. या कोई कैनाल है तो कौन सा है. तो एक ये भी होमवर्क है, कमेंट करके बताओ कि ये कौन कौन से किसको कनेक्ट करता है. देन यू हैव द जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट. सो इसमें देखो ज़्यादा, इसमें कुछ ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं लिखी थी. सो देयर इज द कवरेज ऑफ नेशनल वाटरवे 1 दैट इज ऑन गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम. रूट है वाराणसी से हल्दिया तक. फिर आपका अर्थ गंगा इनिशिएटिव. तो हमें बेसिकली रिवर बैंक्स पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, तो टूरिज्म, ट्रेड एटसेट्रा डेवलप करना है वहाँ पे. देन यू हैव द इनलैंड वाटरवेज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन. तो देयर इज द स्पेशल फोकस ऑन नेशनल वाटरवे 2 दैट इज ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र. Then you have the National Waterway 16 that is on the Barak River. Green initiatives कुछ हैं लाइक हरित नौका गाइडलाइंस. सो हमें इको फ्रेंडली इनलैंड वेसल्स प्रोड्यूस करने हैं. तो ये ऐसा नहीं हो कि यही लोग पॉल्यूशन प्रोड्यूस करने लगे. प्रमोट करने का एक रीजन यही है कि सस्ता होता है और ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा. तो ये अगर ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा तो दिक्कत वाली बात है. सो रिवर क्रूज डेवलपमेंट इनिशिएटिव सच दैट इट प्रमोट टूरिज्म एंड दिस प्रमोट सस्टेनेबल इनलैंड नेविगेशन. Then you have the regional connectivity scheme that is UDAN. UDAN that is to enhance the regional air connectivity and to make the air travel affordable and accessible. So UDAN क्या है, ये गवर्नमेंट स्कीम है जो एयर ट्रेवल को अफोर्डेबल बनाता है, एक्सेसिबल बनाता है कॉमन लोगों के लिए बाय इंप्रूविंग द फ्लाइट कनेक्टिविटी टू स्मॉल टाउन्स एंड रिमोट एरियाज. सिंपल वर्ड्स में बात करें तो उड़ान लोगों की हेल्प करता है by flight at cheaper fares, especially from small cities where flights are not available earlier. So this is the thing. So this connects unserved airports, underserved airports, heliports and water aerodromes. Impact, this promotes regional development, connectivity in remote and hilly areas. Then we have the open sky arrangement. Open sky arrangement क्या है? देखो इसका बेसिकली 2 या ज़्यादा कंट्रीज में जो एक एग्रीमेंट होता है that they will be allowing airlines to operate international flights freely with the fewer restrictions. So अलग अलग कंट्रीज की जो एयरलाइंस हैं एक दूसरे की सिटी में easily ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट स्ट्रिक्ट लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फ्लाइट्स, रूट्स और पैसेंजर्स. तो दिस इज द थिंग.
सो दिस अलाउज अनलिमिटेड फ्लाइट बिटवीन बायलैटरल फ्लाइट्स टू 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स। वो आपके ये 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये तो आप एक्सपेक्टेड ही है। एक है हैदराबाद, एक है बेंगलुरु, ये याद रख लेना। देन यू हैव द न्यू एयरलाइन एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो कुछ नई एयरलाइंस है जैसे आपकी सांख एयरलाइंस। सो ये उत्तर प्रदेश में बेस्ड है। बस पूछ लेगा सांख एयरलाइंस कहाँ पे बनेगी, कहाँ पे उड़ेगी। AI हिंद बेस्ड इन केरला। फ्लाई एक्सप्रेस, दिस इज द लो कॉस्ट एयरलाइन, कनेक्ट्स मेट्रो एंड टायर 2 cities. देन यू हैव द डिजी यात्रा, आई होप यू वुड बी नोइंग। सो ये कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली जैसे आप जाते हैं आपकी चेकिंग वेकिंग करते हैं तो वो आप डिजी यात्रा से ईजिली एंट्री कर सकते हैं। So this is the biometric based passenger identification. Then you have the Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy. So this is the autonomous body under the Ministry of Civil Aviation. Location is Fursatganj, Amethi, Uttar Pradesh. Project basically objective क्या है, to promote the science of aeronautics and provide pilot training. तो international trainees यहाँ के हैं। फिर राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है, इंडिया की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी, कहाँ पे, रायबरेली में। फिर पवन हंस लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ओन्ड हेलीकॉप्टर कंपनी है जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया में। तो लाइक फॉर द ट्रांसपोर्ट, रेस्क्यू ऑपरेशंस एटसेट्रा। तो ये दिस प्रोवाइड द हेलीकॉप्टर सर्विसेज फॉर लाइक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, हिली एंड इनएसेसिबल रीजन्स एटसेट्रा। देन सर्विसेज की बात कर लें, द शेड्यूल्ड हेलीकॉप्टर सर्विसेज इन दिस रीजन एंड सी प्लेन ऑपरेशन, पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक, डिगलीपुर टू हुदबे। Then flight, there are 43 helicopters. This is the largest helicopter company in South Asia. This is the nodal agency for heliport development under the regional connectivity scheme. फिर आता है नमो ड्रोन डीडी स्कीम। तो ये बेसिकली वीमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप को डेवलप करना है ताकि जो दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग ड्रोन्स फॉर द एग्रीकल्चरल सर्विसेज। सो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी वगैरह इंप्रूव होगी। फिर आता है हमारे पास टेरियर साइबर क्वेस्ट। क्या है ये टेरियर साइबर क्वेस्ट? ये नेशनल लेवल साइबर सिक्योरिटी कंपटीशन है, इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं हम साइबर सिक्योरिटी के लिए और मॉडर्न डिजिटल डिफेंस चैलेंजेस के लिए। तो सिंपल टर्म्स में बात करें तो जैसे एक कंपटीशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स आते हैं, compete करते हैं टू ट्राई टू फाइंड द वे फॉर द साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस सो दैट इंडिया कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन अटैक्स, हैकिंग एंड डिजिटल थ्रेट्स। फिर बात कर लेते हैं न्यू पंबन ब्रिज, और इसकी इमेज भी दिया है तो इसलिए इस साल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली पता है आपको इंडिया ईयर बुक में इमेजेस होगा नहीं मिलते हैं, तो इस बार उन्होंने कुछ कुछ इमेजेस डाली हैं। सो दैट वाज एक्चुअली फाउंड इट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस इंडिया ईयर बुक्स। तो ऑब्वियसली बात है उनकी नज़र में इंपॉर्टेंट है, तो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज। दिस इज लोकेटेड अक्रॉस द पार्क स्ट्रीट। This allows movement of large ship below the bridge and that is why this is vertical lift. तो ये जैसे है इसके नीचे से शिप होकर निकल जाएंगी। This is built with modern engineering technology. So पंबन ब्रिज के बारे में देखो डिटेल भी दे रखा है। इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, redefining modern infrastructure and coastal connectivity. This is built across the Park Strait with advanced engineering to allow larger ships to pass beneath and withstand marine challenges. It enhances regional transport and economic growth. सो दिस इज़ ए लैंडमार्क, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इस साल के प्रीलिम्स के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। बहुत बड़ा तो चैप्टर नहीं था, बट आई होप आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ज़रूर सीखी होंगी। सो हमने चैप्टर 21 ख़त्म कर लिया। आई होप आपने वो कंपाइलेशंस के थ्रू रिवीजन भी कर लिया होगा। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दोज कंपाइलेशंस ऑफ इंडिया बुक, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे रिवीजन में। कमिंग नेक्स्ट, अगला जो चैप्टर होगा दैट विल बी ऑन द एनर्जी and energy sector. You know it's very important for you UPSC, so that इस पे थोड़ी सी एक लंबा वीडियो बनेगा जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एनर्जी से रिलेटेड भी बताऊंगा, बिकॉज देर आर मेनी टर्म्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। हम पढ़ के तो निकल जाते हैं बट मेनी टाइम्स वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, लाइक कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स, like offset mechanism. There are many terms that are used over here. Harmonized master list of infrastructure. So these terms like pumped storage plants, तो ये सब जो terms आते हैं, renewable consumption obligation, और इन सब पे सवाल आते हैं, ये terms यहाँ पे यूज हुए हैं। So जो भी terms मैंने ये डिसाइड किया था कि जो भी terms जिन पे सवाल आते हैं, so I will be making the video accordingly so that मैं उन terms को भी आपके लिए explain करता चलूँगा। So ये energy वाला वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना। एंड सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और कवर करते रहिए। थैंक यू।